हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं हेल पैराडाइज के एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 के एंडिंग में हमने देखा था कि गाबिमारू और यूजिरिहा आपस में काम करने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन तभी अचानक से सागरी बेहोश हो जाती है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सागरी बेहोशी की हालत में सपना देख रही होती है, जिसमें उसके फादर उसे गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी सागरी को अचानक से होश आ जाता है और डेंजी उसके पास आकर बोलता है कि क्या वो ठीक है। डेंजी आगे उसे बताता है कि वो बटरफ्लाइज के स्केल के पॉइजन की वजह से बेहोश हो गई थी और उसके बाद वो लोग उसे इस गुफा में लेके आए। यहाँ पर आसपास कोई मॉन्स्टर या इंसेक्ट नहीं है, इसलिए वो बेफिक्र होकर यहाँ पर आराम कर सकती है। इस पर सागरी बोलती है कि वो इस तरह आराम नहीं कर सकती, उसे गाबीमारू के ऊपर नजर रखनी है। और ये बोल के वो गुफा से बाहर चली जाती है। गुफा से बाहर आने के बाद वो देखती है कि गाबीमारू आराम से सबके लिए खाना बना रहा होता है और साइमन सेंटा सबके फते हुए कपड़े सील रहा होता है और यूजिरी आराम से एक झूले के ऊपर सो रही होती है। इसके बाद सेंटा सागिरी से बोलता है कि अब जब तुम उठ गई हो तो हम लोग आराम से गाबीमारू को बना हुआ खाना खा के आगे की अपनी स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर सकते हैं। यूजिरिया भी अपने झूले से उठ कर आ जाती है और बोलती है कि उसे भी बहुत भूख लगी हुई है। लेकिन जब यूजुरिया देखती है कि गाबीमारू ने खाने में ट्रेडिशनल किकात्सुगान बनाए थे, जो कि एक ट्रेडिशनल निंजा फूड है, तो यह देख के यूजुरिया को अच्छा नहीं लगता है। वो बोलती है कि उसे लगा था कि वो कोई टेस्टी चीज बना रहा है। इस पर गाबीमारू बोलता है कि उसे जंगल में जो भी मिला उसने उसको मिला के खाना बना दिया, उसे तो इसके लिए उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसके साथ ही गाबीमारू बोलता है कि जब वो खाने के लिए सामान ढूंढ रहा था तो उसने इस आइलैंड के बारे में और भी जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश की, क्योंकि उन लोगों को मॉन्स्टर से लड़ने के लिए और अमृत को हासिल करने के लिए और जानकारी की जरूरत होगी। इसके बाद गाबीमारू बोलता है कि लेकिन उसे इस पिक्चर में दिखाए गए किसी तरह के अमृत की कोई जानकारी यहाँ पर नहीं मिली अभी तक। तो यूजिरिया बोलती है कि क्या उसे अमृत के बारे में पता है। इस पर गाबीमारू को अपने विलेज के हेड की बात याद आती है और यूजिरिया को बोलता है कि उसे एक काम करने से पहले इस बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात पर यूजिरिया को आगे कुछ खास भरोसा नहीं होता है, लेकिन वो गाबीमारू से आगे कोई सवाल नहीं पूछती है। वहीं काबिमारू ये भी बोलता है कि उसने इस इलाके में कुछ ऐसे फूल देखे हैं जो इस आयरन के नहीं लग रहे हैं। इस पर गेंजी बोलता है कि रियोको यहाँ से पास ही में है, हो सकता है ये फूल वहाँ के हों। गाबिमारू ये भी बोलता है कि उसे इस आइलैंड पर सबसे अजीब चीज़ ये देखी कि यहाँ पर कई जगह पर समुराई के रास्तों से फूल निकल रहे थे। जो भी समुराई यहाँ पर आए वो कभी लौट के नहीं गए। हो सकता है उन सभी समुराई के साथ यही हुआ होगा। यह सुन के यूजिरिया को बहुत अजीब लगता है। वो खाना फेंक देती है और गाबिमारू से बोलती है कि वो आखिर उन लोगों को खिला क्या रहा है। इस पर गाबिमारू बोलता है कि वो चिंता ना करे, उसने खाने के लिए उन पौधों का इस्तेमाल नहीं किया है। इसी के साथ गाबीमारू बोलता है कि लेकिन जो भी हो, मुझे अमृत के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली इस तरह से। वहीं इसके जवाब में सेंटा बोलता है कि हमें इस क्षेत्र के भरोसे अमृत को नहीं ढूंढना चाहिए। सोगनेट के मुताबिक अमृत देने वाला जादुई फल और पवित्र जमीन, ये दोनों कॉन्सेप्ट विदेश के हैं। सेंटा आगे बोलता है कि आइलैंड पर जो भी मूर्तियां हैं वो बुद्धिस्ट और टाओइज्म कल्चर की मूर्तियां हैं और ये मूर्तियां उसे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रही हैं। हमें ये नहीं पता कि ये मूर्तियाँ यहाँ पर कहाँ से आई। क्या इस आइलैंड के ऊपर मूर्तियाँ बनाने की टेक्नोलॉजी थी, और अगर टेक्नोलॉजी थी तो इन्हें बनाया किसने। क्या इस आइलैंड पर इंसान रहते थे। इस बात पर सागरी बोलती है कि उसे नहीं लगता कि यहाँ पर इंसान रह सकते हैं। यहाँ पर आने वाले मॉन्स्टर्स और खतरनाक इंसेक्ट्स की वजह से ये जगह इंसानों के रहने के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है। सागरी इसके साथ ही कहती है कि ये मॉन्स्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा अजीब है। इन्हें काटने के बाद इनमें से हड्डियाँ और मांस तो फील होता है, लेकिन इनके बॉडी के अंदर कोई इंटरनल ऑर्गन नहीं होते हैं और न ही इनके पास कुछ खास अंग होते हैं। इस पर सेंटा बोलता है क्या वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात कर रही है। इस पर सागरी बोलती है कि हाँ बिल्कुल, उसने इन लोगों के पास कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी नहीं देखे हैं। वहीं काबिमारू ये सुनकर एक्साइटेड हो जाता है, बोलता है कि बिना ऑर्गन्स के मॉन्स्टर, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब उसे पूरा भरोसा है कि साइलेंट पर अमृत जरूर होगा और वो किसी भी कीमत पर उस अमृत को हासिल कर वापस ले जाएगा ताकि वो हमेशा के लिए आज़ाद हो सके। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि गेंजी सागरी से बोलता है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि वो इस आइलैंड पर नहीं रह पाएगी। वो एक समुराई होने से पहले यामाडा क्लैन की बेटी है और उसकी सबसे बड़ी ड्यूटी है कि वो यामाडा क्लैन के अगले चीफ से शादी करे और उसके बच्चे को पाले। और वो गाबीमारू की चिंता न करे, उसका क्रिमिनल पहले ही मर चुका है, इसलिए वो उसके बदले में गाबीमारू की ड्यूटी अपने पास ले लेगा और उसे कोई परेशानी भी नहीं होगी इसकी वजह से। इस पर सागरी बोलती है कि लेकिन उसे अपनी ड्यूटी खुद पूरी करनी है। इस पर गेंजी बोलता है कि उसे उसकी हिम्मत अच्छी लगी और उसकी शॉर्ट स्किल्स भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन शॉर्ट स्किल्स और असली बैटल की स्किल्स में बहुत ज़्यादा अंतर होता है और इस समय वो बिल्कुल इस हालत में नहीं है कि वो गाबीमारू को मार सके। इस पर सेंटा उनके बीच में आकर बोलता है कि लेकिन यहाँ से बाहर जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो भी समय यहाँ पर आए वो वापस नहीं जा पाए। तभी अगले सीन में हम एक एग्जीक्यूशनर और क्रिमिनल को देखते हैं जो कि एक बोर्ड पर बैठ के आयरन से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। उस एग्जीक्यूशनर का नाम यामाडा साइमन टेंजा होता है और उस क्रिमिनल का नाम नोजुगाई होता है। वहीं वो क्रिमिनल नोजुगाई बोलता है कि तुम लोग सभी समुराई कम दिमाग के होते हो क्या, जो चीज़ है ही नहीं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हो, और वैसे भी वापस जाके वो तो क्रिमिनल ही रहेगा और उसे एग्जीक्यूट ही कर दिया जाएगा वापस से। इस पर टेंजा बोलता है उसे इसी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सोगनेट का बड़ा जहाज 3 दिन के लिए यहीं पर है, वो लोग उस जहाज़ में बैठ कर वापस जा सकते हैं और वापस जाने के बाद वो अपने सीनियर से बात करेगा और उसकी सज़ा ज़रूर माफ़ करवा देगा।
थोड़ी देर चलने के बाद टेंजा को सोगनेट के बोट की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वो लोग बोट के करीब जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरी बोट बर्बाद हो गई होती है। लेकिन तभी वो लोग कुछ परछाइयां देखते हैं और उन्हें देखकर टेंजा अपनी तलवार निकाल लेता है और तभी कुछ से ऑक्टोपस जैसे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। इस पर नोज़ोगाई उसे बोलता है कि उसे तलवार नहीं निकालनी चाहिए थी क्योंकि ये लोग चमकीली और धारदार चीजों के प्रति आकर्षित होते हैं। इस पर नोज़ोगाई टेंजा से बोलता है कि हमें कोई ऐसी नाव ढूंढनी होगी जिस पर बैठ के वो लोग यहाँ से भाग सकें। तभी एक मॉन्स्टर अपने टेंटिकल से नोज़ोगाई के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन टेंजा उसके टेंटिकल्स को काट देता है और टेंजा नोज़ोगाई से बोलता है कि उसे यहाँ से जल्दी भागना होगा क्योंकि वो अगर मर गया तो सेंका कबीरा भी उसके साथ खत्म हो जाएगा। हम नोज़ोगाई के पास्ट का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कुछ समुराई जंगल में भटक गए होते हैं और नोज़ोगाई जो कि पेड़ के ऊपर बैठा होता है वो उन लोगों को बोलता है कि क्या वो लोग रास्ता भटक गए हैं। वो चाहे तो वो उसे पहाड़ के नीचे का रास्ता बता सकते हैं। इस पर वो समुराई उससे पूछते हैं कि क्या वो एमिसिया है, क्या वो उसे उसके गाँव ले जा सकते हैं। इस पर नोज़ोगाई बिना कुछ जाने उसे वो अपने गांव ले जाता है, लेकिन जैसे ही वो लोग उसके गांव जाते हैं तो वो उसके सभी परिवार वालों और उसके गांव वालों को मार देते हैं और नोज़ोगाई को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल नोज़ोगाई एक ऐसी कम्युनिटी से आता था जो कि सोगनेट को नहीं मानते थे और वो अपने तौर तरीके से रहते थे, जिसकी वजह से सोगनेट उसे पसंद नहीं करते थे और इसलिए सोगनेट ने अपने समुराइज को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर दिया था। वहीं जब वो नोज़ोगाई को पकड़ के ले जा रहे होते हैं तो नोज़ोगाई अपने दादाजी की डेड बॉडी को देख कर रो रहा होता है और माफ़ी मांग रहा होता है कि ये सब उसकी गलती थी जो वो इन सभी समुराइज को यहाँ पर लेके आया। आगे हम देखते हैं कि सोगनेट के पास ले जाने के बाद नोज़ोगाई को भी सोगनेट मौत की सज़ा सुना देते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। नोज़ोगाई को मौत की सज़ा देने के लिए तेंजा को चुना जाता है, लेकिन जब तेंजा उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसके जेल में जाता है तो उसे एक छोटे बच्चे को देखकर दया आ जाती है और बोलता है कि तुम्हारे जैसे छोटे बच्चे को मौत की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। इसलिए वो नोज़ोगाई को सोगनेट के आइलैंड के स्कीम के बारे में बताता है और इसी वजह से नोज़ोगाई आइलैंड पाने के लिए तैयार हो जाता है ताकि उसकी सज़ा माफ़ हो सके। इसके बाद हम लोग पास्ट से प्रेजेंट में आ जाते हैं और हम देखते हैं कि उन लोगों को यामाडा किसो की बॉडी मिलती है जो कि टेंजा का सुपीरियर होता है, लेकिन उसके बॉडी में से हर जगह से फुल पट्टियां निकल रही थी जिसे देख के नोज़ोगाई और टेंजा काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। जब टेंजा उसके बॉडी के करीब जाता है तभी एक मॉन्स्टर उसकी बॉडी को हमला कर देता है और यामाडा किसो की बॉडी को दो हिस्सों में तोड़ देता है। अपने आप को चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरा देख कर नोज़ोगाई की हिम्मत टूट जाती है और वो घुटनों के बल बैठ जाता है और टेंजा से बोलता है कि वो अकेले यहाँ से चले जाए। उसे हमेशा से लगता था कि उसे जीने का कोई हक नहीं है और अब लगता है कि यहाँ पर उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। इस पर टेंजा बोलता है कि वो सब क्या बकवास कर रहा है। सबसे पहले वो समझा कि वो यहाँ पर क्यों मरना चाहता है। इस पर नोज़ोगाई बोलता है कि एक सेंका का सबसे बड़ा कर्तव्य होता है कि अपने गांव की रक्षा करे, लेकिन उसने अनजाने में ही सही उन साम्राज्य को अपने गांव का रास्ता दिखाया जिसकी वजह से उसके सभी गांव वाले मारे गए और उसके दादाजी भी इसी तरह मारे गए। इसीलिए उसे जीने का कोई हक नहीं है और उसे यहीं पर मर जाना चाहिए। इस पर टेंजा के बहुत सारे समझाने के बाद नोज़ोगाई वापस से होश में आता है। नोज़ोगाई टेंजा से पूछता है कि उसने उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ा है। इस पर टेंजा बोलता है कि जब तक वो उसे सही कारण नहीं बताएगा उसके मरने के लिए वो उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। इसके बाद टेंजा मॉन्स्टर से लड़ते हुए बोलता है कि वो जल्दी ही अपने मिलियन पर पहुंचने वाला है। अब वो सच सच बताए कि वो मरना चाहता है या जिंदा रहना चाहता है और अब उसे उसके गांव वालों की कोई बात नहीं सुननी है। इस पर नोज़ोगाई बोलता है कि उसे मरना नहीं है, उसे जिंदा रहना है। इस बात पर टेंजा उसे एक तलवार देता है, बोलता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे लड़ना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों की नज़र एक बोट के ऊपर पड़ती है जो कि ठीक होती है और वो दोनों किसी तरह मॉन्स्टर को मारते हुए उस बोट के पास पहुंच जाते हैं और वो बोट लेके वहां से निकल जाते हैं। उस बोट के सारे वो लोग वापस से आइलैंड के ऊपर पहुंच जाते हैं। वहीं टेंजा बोलता है कि अगर वो लोग इसी तरह से चारों तरफ से मॉन्स्टर से घिरे रहेंगे तो अगर उन्हें अमृत मिल भी गया तो वो वापस कैसे जाएंगे। टेंजा आगे बोलता है कि कुछ सोचने से पहले उन लोगों को अपने शरीर पर लगा हुआ खून साफ कर लेना चाहिए और वो लोग अपने कपड़े उतार के अपने शरीर पर लगा हुआ खून साफ करने लगते हैं। वहीं टेंजा को अचानक से कुछ याद आता है। वो बोलता है कि लेकिन पिछली बार जो समुराई यहाँ पर आए थे उनकी नाव हमारे देश के पास वापस आई थी, वो सभी मर चुके थे, लेकिन इसके बाद ये बात तो तय है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता जरूर होगा। वहीं टेंजा नोज़ोगाई को बिना कपड़ों के देख के बोलता है कि तुम तो दिखने में लड़की की तरह दिखते हो। इस पर नोज़ोगाई बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो एक लड़की ही है। ये बात सुनकर टेंजा काफी ज्यादा शौक हो जाता है और काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। पर नोज़ोगाई टेंजा का मजाक बनाते बोलती है कि तुम इस बात को इतना बड़ा क्यों बढ़ा रहे हो, अगर ऐसी बात है तो वो वापस लौटने के बाद उससे शादी कर लेगी। इस पर टेंजा बोलता है कि एक तो ये अजीब आइलैंड, ऊपर से तुम, मेरा तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। खैर अब हमें काम की बात करनी चाहिए, हम उस मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकते, इसलिए इस आइलैंड पर जो हमारे दूसरे साथी हैं हमें उन्हें साथ में लेकर इस आइलैंड से निकलने का रास्ता ढूंढना चाहिए। और ये बात सुनकर नोज़ोगाई भी इसके लिए तैयार हो जाती है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि गेंजी सागरी से बोलता है कि उसे कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाना चाहिए और ये बोल के वहाँ से चला जाता है। वहीं इसके बाद सेंटा सागरी से बोलता है कि उसे गेंजी की आधी बात सही लग रही है और आधी गलत। आधी बात उसे सही इसलिए लग रही है क्योंकि इस जगह काफी ज्यादा खतरनाक है और अभी सागरी को देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो इस जगह खतरों का सामना कर पाएगी। और आधी बात उसे गलत इसलिए लग रही है क्योंकि उसे लगता है कि गाबीमारू उससे नुकसान पहुंचाएगा।
जिस तरह गाबीमारू ने सागरी को मॉन्स्टर से बचाया था, उसे देख के उसे लगता है कि जो गाबीमारू उन्होंने बीच पे देखा था और अभी का गाबीमारू बिल्कुल अलग है। और गाबीमारू को भी ये बात पता है कि वो उसके बिना यहाँ से सुरक्षित वापस नहीं जा सकता है, इसलिए उसे नहीं लगता कि वो सागरी को कोई नुकसान पहुंचाएगा और इसीलिए सागरी को यहीं पर रहना चाहिए। वहीं आगे हम देखते हैं कि रात का समय हो जाता है और गाबीमारू सबके ऊपर नजर रख रहा होता है। तभी वहाँ पर सागरी आती है और उससे सोने के लिए बोलती है। इस पर गाबीमारू बोलता है कि उसे नींद नहीं आ रही है, इसलिए सागरी खुद जाकर सो सकती है। वहीं इसके बाद वो लोग थोड़ी देर बात करते हैं और बात करने के दौरान गाबीमारू सागरी को थैंक यू बोलता है। गाबीमारू बोलता है कि उसकी वजह से वो अपनी वाइफ के प्रति अपनी फीलिंग्स को पहचान पाया और अपने जीने का मकसद समझ पाया है। उसने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी है और उसे उसके जीने का मकसद समझाया है। अब वो अपने वाइफ को हासिल करके उसके साथ एक शांति की जिंदगी जीना चाहता है। वहीं ये सब सुनकर सागरी को भी काफी अच्छा लगता है। वहीं अगली सुबह हम देखते हैं कि गेंजी सागरी से बोलता है कि लगता है रात को मॉन्स्टर्स हमला नहीं करते हैं। वहीं गेंजी आगे बोलता है कि सागरी को सुबह सुबह ही चले जाना चाहिए, वो सागरी को सोगनेट की बोर्ड तक छोड़ सकता है। इस पर सागरी वहां से जाने के लिए मना कर देती है और बोलती है कि वो इस आइलैंड पर रह के अपनी समुराई की ड्यूटी निभाएगी। इस पर गेंजी बोलता है कि वो ये क्या कर रही है, वो एक लड़की है, लड़की का काम समुराई बनना नहीं बल्कि बच्चे पैदा करके उनकी देखभाल करना है। इस पर सागरी बोलती है कि वो बचपन से ही यही सब सुनती आ रही है, यहाँ तक कि उसके फादर भी हमेशा उसे गुस्से और डिसअपॉइंटमेंट वाली नजरों से देखते थे और उन्हें भी उसका समुराई बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन वो हमेशा से एक समुराई बनना चाहती थी, अपने फैमिली की ट्रेडिशन को आगे बढ़ाना चाहती थी। वो जानती है कि वो इमेच्योर है और वीक है, लेकिन ये चीज़ें उसके जेंडर से तो नहीं तय होती हैं। ये कमियां तो किसी भी पर्सन में हो सकती हैं और वो एक सच्ची समुराई है और वो कभी भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटेगी। वहीं ये बात सुनकर गेंजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल कर सागरी को हमला कर देता है और बोलता है कि तुम एक लड़की हो, एक लड़की को बच्चे संभालने चाहिए, ना कि समुराई बनना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही गेंजी सागरी को हमला करता है, तभी सागरी गेंजी की तलवार उसे छीन लेती है। ये देख के गेंजी को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और पूछता है कि उसने यह सब कैसे किया। वहीं सागरी गेंजी से बोलती है कि आपने मुझे कर ये सब समझाया था। वहीं आगे हम देखते हैं कि जो जाइंट क्रिमिनल होता है जिसने यामाडा क्लैन के कैप्टन को सेकंड एपिसोड में मार दिया होता है, वो गेंजी के पीछे आता है और उसके ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह से जख्मी कर देता है। ये देखकर सागरी भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और हेल पैराडाइज का एपिसोड 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, सायोनारा, टाटा, बाय बाय।